और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दोनों में से कौन बड़ा है? चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी चीफ होगा। सेक्रेटरी से बड़ा हो जाएगा, मुख्य सचिव। प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या हुआ तो फिर क्या है वो? ए काइंड ऑफ एडवाइजर टू द सीएम और पीएम। सर किसी एक विभाग का होता है या किसी एक बॉडी का होता है वो प्रिंसिपल? प्रिंसिपल एडवाइजर जैसे कि एब्सोल्युटली। प्रिंसिपल सेक्रेटरी देखिए, काइंड ऑफ एडवाइजर टू द सीएम। नहीं एडवाइजर नहीं है आप कहिए। देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का अंडरस्टूड यही है कि एक विभाग के हेड होते हैं। जैसे कि हमारे बिहार में कितने विभाग हैं? एनीवन नो? 44 अप्रोक्सीमेट। 46। तो यार बताइए। 46 सर। नहीं, अभी टोटल कितने हैं? 45 विभाग हैं। अच्छा 45। कितना है? 45। तो प्रत्येक विभाग के जो हेड होंगे, उस हेड का क्या नाम है? जो हेड के बॉस हैं उसका नाम होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव। और मुख्य सचिव कौन होते हैं? जो कि सारे द हेड ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, जिसको मॉनिटर करते हैं। तो बस मैं यही बताया था कि आप इसी तरह से जब लोकल में ये है, वही अर्बन क्षेत्र में आते हैं तो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। इसका क्या हायरार्की है? जब नीचे है नगर पंचायत में तो इसका भी नाम है, जो गवर्नमेंट के हैं उसका नाम है नगर पंचायत नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी, उसको हम लोग बोलते हैं ईओ, जो कि बीपीएससी से चयन होता है। उसका नाम है एमईओ, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस बार पद नहीं है, लेकिन जो पद का नाम है उसका नाम है म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर कार्यपालक पदाधिकारी। तो वही नगर पंचायत के बनते हैं। और आम जनता के तरफ से उसका नाम है पद का नगर पंचायत चेयरमैन। नगर परिषद में जाएंगे तो नगर परिषद चेयरमैन, जो कि आम जनता की तरफ से होते हैं, और सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले नगर परिषद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद। उसी तरह से नगर निगम में, लेकिन इसमें जो नगर परिषद पे जो होते हैं आमतौर पे एमईओ का ही प्रमोशन होता है, वही बनते हैं। लेकिन नगर निगम में ऐसा नहीं है। नगर निगम में बॉस का क्या नाम है? जो सरकार के कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर। हाँ, उसका नाम है आयुक्त, है ना। तो कमिश्नर जो होते हैं जनरली एक आईएएस होते हैं। ये एमईओ मतलब बीपीएससी के थ्रू आने वाले नहीं होते हैं। वो अलग बात है कि प्रमोशन जब हो गया 30 साल 20 साल 25 साल नौकरी करने के बाद तो कई कबार बनते हैं, लेकिन जनरली एक कमिश्नर जो होते हैं आईएएस होते हैं। और पीपल के कौन होते हैं? पीपल की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव मेयर। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महापौर। हिंदी में मतलब बताइए। महापौर। ठीक, गुड। तो बस ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट का नाम है पीआरआई। नगर परिषद का, हाँ, नगर परिषद का जो उसका नगर परिषद चेयरमैन कहते हैं, जो पीपल की तरफ से है, और गवर्नमेंट की तरफ से नगर परिषद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद का एक और नाम कहीं कहीं रहता है उप नगर आयुक्त, लेकिन जनरली उसका है ईओ कहे जाते हैं। ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर परिषद, जो कि एमईओ बीपीएससी की तरफ से चयन होता है उसी। हाँ बताइए। सर मेरा एक डाउट था, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 3-4 कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी, लाइक बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवीपी राव। तो बिहार बेसिकली 3 टियर को फॉलो करता है, बलवंत राय मेहता कमेटी का पंचायती राज एजुकेशन में। हाँ बिल्कुल। तो पूछना क्या चाह रहे हैं? हाँ बताइए। सर ये कमेटी जो रिकमेंड कर रही, मतलब क्या मतलब? कमेटी ने रिकमेंड किया, हम लोगों ने फिर लॉ बनाया, एक्ट बनाया। हमारे बिहार में संविधान में तो 73 1992 आया, उसके बाद भी हमने बनाया। उसका नाम है बिहार पंचायती राज एक्ट 2006, और उसका अलग है। नगर जो अर्बन बॉडीज का उसका अलग है। ये बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 ये जो है सिर्फ लोकल बॉडीज के लिए अप्लाइड है, मतलब लोकल बॉडीज में जो ग्रामीण क्षेत्र है। नगर निगम, ये जो आपका अर्बन बॉडीज देख रहे हैं, उसका विभाग का नाम अलग है, नगर एवं आवास विभाग, वो देखती है। और पंचायती राज विभाग
वो कौन सा देखती है, जो रूरल एरियाज का आपका 3 टियर स्ट्रक्चर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, दोनों का अलग अलग विभाग है, दोनों का अलग अलग एक्ट है और उसके तहत पूरा शासन प्रशासन चलता है। ठीक है, नगर ये चीज पंचायत समझ के गए? लिए नगर पंचायत के लिए लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। नगर पंचायत चेयरमैन, ओके। उसका नाम है चेयरमैन, अध्यक्ष। लेकिन जनरली आमतौर पे अध्यक्ष नहीं करते हैं, चेयरमैन ही कहा जाता है। सर नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए दोनों के लिए सेम ही है क्या? हाँ, तो दोनों के लिए सेम, पद का नाम सेम है ना, लेकिन दोनों का एरिया तो अलग अलग है। अब जैसे देखिए, कई नगर पंचायत मिलेंगे तब नगर परिषद बनेंगे ना। ओके ओके। नगर पंचायत जो है आपका सबसे लोएस्ट बॉडी है अर्बन लोकल बॉडीज का, जी। और सेकेंड टियर पे आपका नगर परिषद है, और सबसे टॉप और लास्ट जो कि आप कह सकते हैं कि कमिश्नरी लेवल पे जो नगर निगम। कितने नगर निगम है बिहार में? सर 19। 19। सबसे लास्ट कौन बना था? सहरसा। ठीक है, तो यही कुल 19 नगर निगम है। वहाँ पे जनरली आईएएस ही होते हैं जो मेयर, ये कमिश्नर होते हैं, बस उनका एरिया बढ़ते जाता है। ठीक है, इतना कुछ दिक्कत है यहाँ तक में? किन्हीं को कुछ समझ में नहीं आया हो? हाँ बताइए सर। ये जो नगर पंचायत है, म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये तो सर डेवलपमेंटल फेज के अनुसार होता है ना, कि सबसे लीस्ट डेवलप्ड है इसलिए इसको नगर पंचायत में रखा गया, क्योंकि डेवलपिंग अभी वहाँ शुरू हुई है, अर्बनाइजेशन को अगर दिखा जाए कंसिडर। और म्युनिसिपल काउंसिल में नगर पंचायत से ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, इसलिए इसको नगर पंचायत से उठाकर म्युनिसिपल काउंसिल में डाल दिया जाता है। अगर उससे भी वो ज्यादा डेवलप हो गई तब उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सबसे लास्ट वाला कॉर्पोरेशन में ही डाला जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये तो सर मिलाकर नहीं ना हुआ, क्योंकि बहुत सारे नहीं, सुनिए अब देखिए मैं बता रहा हूँ। नहीं देखिए, अब जैसे कि अब नगर परिषद का मतलब, जैसे अब सिवान नगर परिषद है, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो सिवान नगर परिषद का तो बात होगी, लेकिन सिवान नगर परिषद में कई सारे नगर पंचायत भी तो हैं। नगर कुल मिलाकर मैं कहने का मतलब इन द सेंस, ये आपका बात सही है। जैसे कि अब जब अर्बन, ये रूरल इसमें आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, जैसे पंचायत समिति का बात होता है जो कि ब्लॉक स्तर पे होता है, तो ब्लॉक पे जब पंचायत समिति की बात हुआ तो ऑटोमेटिक क्या हो गया कि आपका ग्राम पंचायत भी आ गया उसमें। जैसे आप सिंपल समझिए ना कि जब आप बात करते हैं कमिश्नरी का, जब कमिश्नरी का बात करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर कई जिले हैं। ये तो आपका बांटा गया है, डेवलपमेंट कम हुआ ज्यादा हुआ समझ में आ रही है, लेकिन उसका हायरार्की यही है कि जो नगर परिषद होंगे जनरली क्या होता है, वो अनुमंडल स्तर पे होता है। जैसे मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत समिति होता है वो ब्लॉक स्तर पे होता है, और ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे होता है, और जिला स्तर पे जिला परिषद होता है। ठीक इसी इसमें भी यही हायरार्की है। इसमें हायरार्की यही है कि जो ब्लॉक स्तर पे होंगे वो नगर पंचायत होता है, नगर परिषद सामान्यतः अनुमंडल लेवल पे होता है सामान्यतः। लेकिन जैसा विकास है वो तो हायरार्की नगर विकास विभाग का है, उस हिसाब से अपना बांट रखा है। हाँ हेलो, उसके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में वो फिर अपने अपने में वो स्वतंत्र अपना डिसीजन वो लेते हैं, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। विकास आवास विभाग, नगर एवं आवास विभाग का वो स्वतंत्रता है, ऑटोनोमस है, वो जैसे हायरार्की बांटे, वो एक्ट को उसमें एक्ट में अमेंडमेंट करके लाए, लेजिस्लेटिव बॉडी पास करके लाए। लेकिन आपको ये हायरार्की समझ में आना चाहिए कि हायरार्की क्या है, और डेवलपमेंटल स्तर पे तो है ही, लेकिन साथ साथ जब नगर परिषद का मेंशन होगा तो नगर परिषद के अंदर स्वाभाविक सी बात है कि कई सारे नगर पंचायत भी होंगे। क्योंकि सर जो मेरा जो एरिया है ना सर, पहले आज से 15-10 साल पहले वो ग्राम पंचायत में आता था, फिर उसे म्युनिसिपल ये नगर पंचायत में डाला गया 5 साल पहले तक। और लास्ट ईयर नोटिफिकेशन ये है कि हम लोग म्युनिसिपल काउंसिल में आ गए। अब यहाँ पे ये वार्ड कमिश्नर वगैरह। अरे तो भाई पहले जैसे देखिए, जो काट करके लाया गया तो आखिर वो कहाँ से लाया गया, तो अल्टीमेटली तो पहले था, अगर वो नगर परिषद का जिक्र हुआ तो उसमें सारे आ रहे हैं ना आपका, फिर उसी से काट करके उसमें शामिल किया गया। अब पहले ग्राम पंचायत में था, ग्राम पंचायत से कट करके आपको नगर पंचायत में शामिल कर दिया गया। ये तो आपका एक हायरार्की है, सबसेट है, सेट सबसेट।
यस उसके सर। लिए ज्यादा ये नहीं होना है। हम्म। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है, कुछ आओ कि नहीं, कुछ डाउट है? हेलो सर अनुमंडल का क्या मतलब, वो उसमें हाँ, इंग्लिश में उसका क्या होता मैं ये हायरार्की बता देता हूँ अभी। हाँ चलिए, इस पे चर्चा हुई है तो ये हायरार्की भी आप बता ही दीजिए। चलिए बताइए, कोई बताइए। देखिए, ये प्रशासन जो जितने आप जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं तो ये सब चीजें पता होना चाहिए, हिंदी भी इंग्लिश भी, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि आपको काम हिंदी में करना है। आप इंग्लिश मीडियम में, मेरा भी इंग्लिश मीडियम रहा है, इट डजेंट मैटर, आपको बोलना होगा हिंदी में, काम करना होगा हिंदी में, लेटर हिंदी में होता है, तो यू शुड नो बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। और वनमंडल का रहा है, बहुत सारी चीजें, जैसे अभिश्रव आप नहीं सुने होंगे, लेकिन जब आप आएंगे फील्ड में काम करेंगे तो जान जाएंगे। विपत्र, विपत्र का इंग्लिश होता है बिल, वाउचर का हिंदी होता है अभिश्रव। तो ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी अभी आपको। तो हिंदी में आपको हिंदी इंग्लिश जान के रखना है। और आप बात कर रहे थे स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर बताइए, ऊपर से बताइए, तो बताइए ऊपर से, स्टेट से बताइए, स्टेट के बाद किसका नंबर आता है? डिवीजन और हम्म। डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, ब्लॉक। ब्लॉक के बाद? ब्लॉक के बाद जो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद ग्राम सभा। नहीं मैं इस पे भी आऊंगा। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा को आप लोग एक कैसे मान ले रहे हैं? दोनों बहुत अलग अलग है चीजें हैं। सर, हाँ अलग अलग है सर। हाँ सर बताइए। एक राजस्व ग्राम होता है, एक पंचायत जो होता है, एक ग्राम सभा होता है, ग्राम पंचायत होता है, दोनों अलग अलग होता है। ब्लॉक लेवल पे फिर अलग अलग हो जाता है ना। ठीक है, और बताइए इसके नीचे। उसके नीचे फिर ग्राम होने के बाद फिर परिवार आएगा, परिवार के बाद फिर ठीक है व्यक्ति ठीक है, होगा। कोई और ट्राई करना चाहेंगे? एनी मोर? स्टेट, डिवीजन, हम्म डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, हम्म ब्लॉक, ग्राम पंचायत, देन विलेज। हाँ ठीक है। सर ठीक है अब मैं बता देता हूँ। हाँ ओके ओके ठीक है। अच्छा ट्राई किया है। देखिए, हाँ देखिए, सबसे पहले तो आपका स्टेट है ही, स्टेट के बाद आपका, हम दोनों बताएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों। स्टेट हो गया, स्टेट के बाद हम लोग बोलते हैं डिवीजन। बिहार में नहीं चलता है, लेकिन फिर भी हम लोग बोल देते हैं उसको, हम लोग इन कमिश्नरी कहते हैं, जहाँ पे कमिश्नर बैठते हैं, उसका हिंदी है प्रमंडल। प्रमंडल के नीचे होता है आपका डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मंडल, जिला। उसके नीचे आते हैं, देखिए प्र मतलब हो गया बड़ा, मतलब मंडल से बड़ा हो गया तो प्रमंडल हो गया। मंडल से अनु मतलब छोटा, तो मंडल से जो छोटा हो गया अनु, मतलब अनुमंडल। तो प्र हो गया बड़ा, मतलब कमिश्नरी, जिसको हम लोग डिवीजन भी कहते हैं। डिवीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम लोग मंडल के नाम से भी जानते हैं और जिला के नाम से भी जानते हैं। उसके नीचे आते हैं सब डिवीजन, जिसका नाम है अनुमंडल, या हम लोग उसको सब डिवीजन भी कहते हैं। सब डिवीजन के नीचे ब्लॉक, ब्लॉक के बाद आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कई गांव को मिलाकर बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विलेज। लेकिन विलेज का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ एक बच्चे एक ट्राई कर रहे थे कि विलेज का मतलब होता है कि राजस्व ग्राम, रेवेन्यू विलेज। विलेज का मतलब इट्स सिंपली, हम लोग आम भाषा में विलेज कहते हैं, बट इट इज रेवेन्यू विलेज। अंग्रेज के समय में ये बांटा गया था, और ये इसलिए बांटा गया था। रेवेन्यू विलेज का क्या डिफिनेशन होता है? दोज विलेज दैट हैज इट्स ऑन थाना नंबर, वो वाला नहीं, पुलिस स्टेशन वाला नहीं, ये इसका अलग थाना नंबर है, राजस्व तो थाना। हम लोग बोलते हैं राजस्व थाना नंबर। उससे हम लोग राजस्व की वसूली करते थे, और वही प्रक्रिया अभी भी उस समय पे अंग्रेज के आदमी होते थे, अभी भारत सरकार, बिहार सरकार के आदमी होते हैं, जिसका नाम सीओ है, अंचलाधिकारी। वो राजस्व की वसूली करते हैं और राजस्व से संबंधित जो भी मामला होता है उसको देखते हैं। तो आपका हो गया गांव, हो गया गांव का मतलब राजस्व गांव। उसके नीचे वार्ड, वार्ड का कंसेप्ट है। वार्ड लगभग 500 की आबादी पे होती है, एक वार्ड बनाया जाता है। वार्ड के नीचे तो समझ ही रहे हैं फैमिली, फैमिली के बाद व्यक्ति,
ये आपका हायरार्की है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं तो ये सब चीजें पता होना चाहिए, कैसे प्रशासन वर्क करता है, उसके उस भाग पे, उस सबसेट पे कौन बॉस होते हैं, उनका क्या कार्यदायित्व है, जानकारी होती है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मुझे हर चीज पता है मोटा मोटी। कई बार पूछ भी लिया जाता है, हायरार्की बताइए। हाँ, वो तो पूछने का तो देखिए, इंटरव्यू का तो मैं यही बताता हूँ, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है, कोई दायरा नहीं है। अगर ये मैं चीज बता रहा हूँ तो ये क्या है, आपका एप्लीकेशन बेस्ड है। ये चीजें आप किताब में नहीं मिलेगी आपको, कोई किताब में आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड है, आप जहाँ जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं। अब एक बार मैं मॉक इंटरव्यू देख रहा था किसी का, अब वो लड़की मतलब बाहर रही थी, कैंडिडेट बहुत दिनों से बाहर रही थी। आयरनी इज दैट शी डजंट नो हर ब्लॉक नेम। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपना ब्लॉक नेम पता नहीं है, या आप बैफरकेट नहीं कर पा रहे हैं कि आपका ब्लॉक क्या है, आपका सब डिवीजन क्या है, या आपका ग्राम पंचायत क्या है, या ग्राम क्या है। यू शुड नो, अवेयरनेस इज द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑफिसर। इसलिए आपको पता होना चाहिए। दैट्स वाई ये सब मैंने चर्चा किया, और ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए पता होना चाहिए आप लोग को। और बाकी कहीं डाउट से हम लोग हैं, क्लास लेते रहेंगे। ये टंग ऑफ द टिप पे रहना चाहिए कि अनुमंडल कितना है, ब्लॉक कितना है, ग्राम बिल्कुल, पंचायत कितना हाँ। कितना है, ये सारा याद रहना चाहिए आपको इंटरव्यू में। हो सकता है पूछ दें, बताइए कितना है, ठीक है। बताइए किन्हीं को कुछ पूछना है, या फिर हम लोग फिर अब क्लास को एंड अप के तौर पे। हाँ बताइए। सर एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि वो हाँ तिरहुत बताइए बताइए। प्रमंडल बड़ा है कि तिरहुत प्रमंडल बड़ा है कि पटना प्रमंडल बड़ा है एरिया वाइज? अच्छा, अब ये आप ये तिरहुत, कंफ्यूजन अच्छा कंफ्यूजन है। होता रहता है सर। जहां तक मुझे आपके लगता है कि यहाँ तिरहुत बड़ा है, क्योंकि तिरहुत में आपका पश्चिमी चंपारण भी आ रहा है, पूर्वी चंपारण भी आ रहा जी है, तो तिरहुत जी बड़ा है, सर, ओके सर। क्योंकि आपका, हाँ ठीक है, बताइए किन्हीं को और कुछ पूछना है। कुछ कुछ चीजें हम जानकारी हाँ दे रुपेश देते सर। हैं, कुछ चीजें बताइए सर। कुछ जनरल जानकारी देते हैं, उसके बाद फिर जो है कि जो भी सवाल होगा वो सवाल ले लेंगे, फिर क्लास को ऑफ करेंगे। जनरल जानकारी ये है कि कुछ बच्चे इसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, ठीक है, उनको इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो उनके लिए क्या किया है मैंने कि आज एचओडी सर से बात किया, इंजीनियरिंग कॉलेज के एचओडी सर से, तो वो जो है कि किसी दिन आएंगे, तो आप लोग अपना जो है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आप तैयार रखेंगे, क्या पूछना क्या है आपको, चाहे इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, जिससे भी है, ठीक है। दूसरा है कि पिछले बार हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में विवेक उपाध्याय सर को इनवाइट किए थे, उनके पास 17 इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है। वो प्रोफेसर हैं और अभी तो वो किसी डेवलपमेंट ऑफिस में थे कि वो उनका रैंक आप सुने कि बीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में उनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रैंक 2 था। फिर यूपी में उनका जो है कि रैंक 1 है, एक में रैंक 5 है। इस तरीके से शानदार इंसान, बेहतरीन नॉलेज है, ठीक है। उनको भी इनविटेशन भेजा गया है, अब देखिए किस दिन टाइम देते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो इस तरीके के बहुत सारे लोगों को बीच बीच में बुलाया जाएगा। तो आप अपना क्या करेंगे, जब भी कोई विशेष व्यक्ति आते हैं इंटरव्यू के क्लास में, आप अपना क्वेश्चनायर को तैयार रखें कि हमको पूछना क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्या कहते हैं, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं, उसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछना है। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षा पदाधिकारी आएंगे जी किसी दिन, तो शिक्षा अधिकारी से हमको किस तरीके से पूछना है, शिक्षा अधिकारी से कौन क्वेश्चन पूछेगा। जो लोग टीचर वाले हैं वो अपना तैयार करके रखेंगे, हाँ सर हम टीआरए में काम कर रहे हैं या टीचिंग किए हैं, क्या क्या हायरार्की होता है, क्या समस्याएं होती है, वो जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो कोई इधर बता ही नहीं सकता है, वो कहीं किताब में भी नहीं मिलेगा, वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए इन तरीके के लोगों को, जैसे कोई किसी दिन वेलफेयर ऑफिसर, जो भी लोग हो पाएंगे वो धीरे धीरे करके किसी ना किसी दिन आएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना क्वेश्चनायर को तैयार रखेंगे। पूछिए, अब जो जनरल क्वेश्चन कुछ पूछना है पूछ लीजिए। सर एफएओ जिनका हुआ है तो उनका कोई पोस्ट प्रेफरेंस तो नहीं होगा ना, मतलब वो तो एफएओ का है तो नहीं, उनका लिमिटेड है पोस्ट हाँ अफेयो का है, और इन सीसी के बाद। हाँ इसके बाद ही देगा, ठीक है। तो उसका कोई अच्छा, पोस्ट और प्रेफरेंस नहीं सर होगा, वो एक ही है तो एक ही रहेगा। अच्छा और सर सर, जिसका इसमें जनरल ओबीसी में जो है वो 65 वैकेंसी है, मतलब उनको चाहिए। और जो अगर रिजल्ट आया है तो उसमें मेरा ईबीसी में है, तो गर्ल्स का उसमें 8 रिक्वायरमेंट है ईबीसी में, और ओबीसी में रिक्वायरमेंट है 65। तो सर कौन सा काउंट करूं मैं, मतलब मैं ईबीसी का देखूं कि ईबीसी में 6 चाहिए उन्हें, 8 में से 8 सेलेक्ट हुए हैं बच्चे अभी।
ईबीसी में, और वैसे जनरली ओबीसी में आ रहे हैं 65, तो वो टोटल इंक्लूडेड होगा कि अलग से ही वो लेंगे नहीं नहीं, ईबीसी का? मुझे ये बताइए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पहले ये बताइए। सर मेरा ईबीसी है। आपका ईबीसी है। देखिए, दो चीजें होती है। आपका मार्क्स अगर जनरल का जो कट ऑफ गया होगा उसमें आ रहा होगा, देन यू शुड बी इंक्लूडेड इन जनरल। अगर आपका उसमें नहीं आ रहा होगा तो आपको इंक्लूड किया गया होगा एबीसी में। ठीक है, यही दो कंडीशन है। तो आप अपना जनरल का सीट और एबीसी का सीट, अगर जनरल के सीट कितने हैं? जनरल का इसमें 200 है। और ईबीसी में कितने सीट है? सॉरी 100, एफएओ का 100 सीट है जनरल में। और ईबीसी में? ईबीसी में सर 6 है। हाँ तो नहीं नहीं, तो उसमें भी अगर 100 सीट है तो उसमें आपका फीमेल का कितना सीट है? सर हाँ ओवरऑल सर फीमेल का ही 6 है। फीमेल का 6 सीट है ईबीसी का। हाँ तो नहीं नहीं, ईबीसी का नहीं बात कर रहा था मैं, जनरल हाँ। फीमेल का बात कर रहा था। जनरल फीमेल का 65, नहीं जनरल फीमेल का 65 के अराउंड है शायद, ये कंफर्म नहीं है सर ये। अब ठीक सर है, मान ओवरऑल ली 100 सीट्स ही है पूरे, तो 65। ओवरऑल 100 सीट है ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना ये सब देखिए, पहला नंबर तो ये सब दिमाग लगाना नहीं चाहिए। अपना आपको वेस्ट देना है कि आपको एक सीट से मतलब है। अगर 100 सीट है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर 50 सीट है, 10 सीट है, 5 सीट है, आप यहाँ तक आए हैं, यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट कैलिबर, यू हैव जस्ट मतलब यू हैव टू गिव योर बेस्ट एफर्ट। आप कुछ नहीं सोचना है। और रही बात सीट्स का, तो आपकी जनरल वाली सीट मान ली 30 सीट है, प्लस आपका ईबीसी का सीट 6, कुल 36 सीट आपके लिए है। अगर आपका कट ऑफ जनरल के अपर होगा तो आपको जनरल में इंक्लूड किया जाएगा। अगर उसमें नहीं होगा देन यू शुड बी इंक्लूडेड इन ईबीसी। बस इतना ही है। और वैसे ये सब ठीक है बात सर। सोचना नहीं है, अपना बेहतर तैयारी करना है और मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे कि आप डेफिनेशन पूछ रहे थे, तो मैंने सब बहुत ब्रीफ में मैंने ट्राई किया डेफिनेशन देने का, बट मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे जो हैं उन लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके दिया। तो व्हाट शुड आई डू सर, मतलब शुड आई एक्सप्लेन इन द वे दैट आवर फ्रेंड्स नहीं आर देखिए, गिवन? आंसर का क्या है कि प्रयास करना है कि कंसाइज हो, पॉइंट वाइज हो, और जो हो आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, कंसाइज और पॉइंट वाइज, और प्रयास वही हो कि जैसे मान ली कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका एक तो डेफिनेशन हो 2 से 3 लाइन का, 2 लाइन का, और साथ में एक एग्जाम्पल हो। ये जरूर प्रयास करना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 विद एग्जाम्पल्स, खत्म, इतना ही। वो हिंदी में बोलना चाह रहे हो, इंग्लिश में एग्जाम्पल बोलना दे चाह रहे सर। हो। सर एग्जाम्पल देंगे तो ऐसा तो नहीं लगेगा कि मतलब ज्यादा हम ओवर दिखा रहे हैं ऐसा नहीं नहीं, करके? ओवर नहीं। देखिए, सामने वाला अगर सुनने में इंटरेस्टेड है, पता चल जाता है ना, क्योंकि आप आई टू आई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो अपने अगर वो उसको समझ में आ गया कि नहीं वो सुनना नहीं चाह रहा है, वो समझ गया कि यू नो वेरी वेल दिस टॉपिक दिस पॉइंट, तो वो ऑटोमेटिक वो दूसरा प्रश्न पूछेगा। इसके लिए जी आपको सर। घबराना नहीं। वो आप आई टू आई कम्युनिकेशन जब होता है तो ऑटोमेटिक क्लियर दिखता है कि व्हाट दे वांट, व्हाट ही वांट्स, तो ये पता चल जाता है। इसलिए उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब बाकी तो मॉक इंटरव्यू होगा, तो उसमें भी चीजें, बहुत सारी चीजें निकल करके आएगी। अभी प्रयास करना है कि अधिक से अधिक पढ़िए, उसको लिखिए पॉइंट वाइज हर एक टॉपिक पे। बिल्कुल। और ये जैसे आज आपने क्लास किया, ठीक है, इस क्लास की रिकॉर्डिंग जिनका एडमिशन हो गया उनको तो तुरंत मिल जाता है, तो उनको रिकॉर्डिंग मिलेगा। आप क्या करेंगे, फिर इस क्लास को दोबारा सुनेंगे। सुनने के बाद इसमें जो जो बातें हुई है आज के क्लास में उसको आप नोट डाउन करेंगे। उसके बारे में फिर कहीं से और भी जानकारी हो आपके नोट्स में, कहीं किताब में, उसको जुटाने का प्रयास करेंगे। एक इनपुट मिला, इनपुट पे फिर आपको वर्क करना है। जैसे कि हम लोगों ने आज जो है कि पंचायती राज के बारे में, नगर पालिका के बारे में पढ़ा, तो एटलीस्ट ये पोस्ट भी है, बीपीआरओ का बकायदे पोस्ट आपके इसमें दिया हुआ है। ये सब पोस्ट के बारे में जानने से के साथ साथ पंचायती राज वगैरह के बारे में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। वो आप अपने लक्ष्मीकांत वगैरह से पढ़ लेंगे। स्मार्ट तरीका यही है कि क्लास में भी चीजों को नोट करते रहें। नहीं समझ में आया, एडमिशन है ही, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा ही, और उसको उस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा सुने, फिर जो है कि आप उसको नोट करें। तो यही स्मार्टली काम करते हैं हम लोग। ठीक है सर एक क्वेश्चन, लास्ट एक मेरा क्वेश्चन है हाँ सर। हाँ पूछो। जैसे कि मैं इंटरव्यू देने गया था 68 वाला, उसमें मुझसे पूछा गया था, प्रेफरेंस ऑर्डर पूछा गया था। हाँ तो सर मतलब मैंने 3-4 ही बताया था, बट उन लोगों ने मुझसे वो प्रेफरेंस ऑर्डर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं मुझसे।
तो सर जैसे कि मतलब मान लीजिए उनको पता रहता है क्या कौन सा प्रेफरेंस डाला है? कुछ जैसे कि मेरा दोस्त अभी अभी एक फ्रेंड ने बोला था कि अगर मैं बीपीआरओ डाल दूं या कुछ, उसने एक बोला था हाँ अगर मैं डालूं पहले ताकि वो मुझे एडवांटेज मिले, उस पे क्वेश्चन में डील कर सकूं। ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर कहीं उन लोग को पता होगा तो फिर लगेगा उन लोग को मैंने झूठ बोल दिया सीक्वेंस। लिसन लिसन, मैं इसे बताता हूँ। देखिए, जब भी प्रेफरेंस की बात आती है तो इसलिए हम लोगों ने क्लास भी लिया था कि आप सभी पोस्ट के बारे में जानिए, और दूसरी चीज़ है कि आप उसके बारे में जानते हैं, ये नहीं आपका कितना अच्छा रैंक आने वाला है, कितना अच्छा मार्क्स आने वाला है, आपको भी नहीं पता है। तो ये थोड़ी-सी बचकानी हरकत में चलते-चलते आपको फिर से मेहनत करना पड़े, आप लेवल 7 मिल जाए, जबकि आप एलिजिबल थे, पोटेंशियल था, लेवल 9 मिलने का था, लेकिन आप थोड़ी-सी मिस्टेक के चलते तो वो काम नहीं करना है। लेवल 9 का जो सीरियल वाइज़ है, प्रेफ़रेंस ऑर्डर है, उसको हम लोग चर्चा भी किए हैं और भी कई क्लास में चर्चा करेंगे। तो प्रयास करिए जो लेवल 9 का पद है उसको पहले रखें, और सिंपल सा है, जब इतना आप जीएस पढ़े हैं तो ये पद का कौन-सा बड़ा चीज़ है? कुछ नहीं है। हमने पिछले क्लास में चर्चा किया है 5-6 पद का, बाकी जो बचे हुए पद है उसका भी बता दूँगा। तो पद के बारे में जानिए ना, क्या फंक्शन है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या रोल्स हैं, उसका क्या हायरार्की है, कहाँ बैठते हैं, कौन-सी बड़ी चीज़ है? तो इस डायलेमे में नहीं रहें, बेवजह आपको एक बार फिर से तैयारी करना पड़े, लेवल 7 मिल गया, सर एक बार सर लेवल 9 डीएसपी के की लिए जो स्ट्रगल कर रहे कि हो, मैंने ये सब नहीं दिया था करना है। 64th में सर। सर एक और हाँ। क्वेश्चन सर, जैसे मैंने 64th का जो इंटरव्यू दिया था तो उसमें मुझे डीएसपी के लिए वो ये क्या बोलते हैं द नी नॉक्स वो लोग चेक कर रहे थे। तो एक जो थे उस समय तो उन्होंने मतलब अपने हाथ का मतलब स्टैंडर्ड तो इन्हें उठाया नहीं, उन्होंने हाथ से चेक किया और बोला डिस्क्वालीफाइड हो। लेकिन अभी जो 68 वाला जब मैं दे रहा था तो इसमें उन्होंने सर एक स्केल का यूज़ किया था, तो मुझे लगा कि स्टैंडर्ड है और उसमें क्वालिफाई किया था डीएसपी के लिए भी। तो सर मतलब वो लोग जैसे मान ले कभी कभी वो लोग मतलब करते हैं क्या वो, आई क्या थिंक हाथ डिस्क्रिमिनेशन से कर। क्या कर रहे थे? मैं समझा नहीं। नी नॉक को वो हाथ से नहीं चेक किया जाना चाहिए था। अगर वो उन्होंने किया है तो उनका फॉल्ट था। वो स्किल से ही चेक क्या होता है चेक कि किए हैं? क्या घुटना चेक किए सटता हैं है कि नहीं आपको? सटता है। नी नॉक अच्छा, सर अच्छा, चेक अच्छा। करना था तो सर उन लोग मतलब को अच्छा, ये हाथ से ही सर लगा कर चेक कर रहे थे, यहाँ पर लगा करके नी अच्छा, नॉक अच्छा, था। अच्छा, तो उसको अच्छा। फिर हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया था उसमें उस तो समय। डिस्क्वालीफाई तो मान लीजिए डीवाईएसपी के लिए हुआ है ना, यस बाकी सर। पद के तो एलिजिबल रहे होंगे। यस सर, बाकी के लिए तो थे। हुँ। नहीं नहीं सुंदरम, लेकिन स्टैंडर्ड बिल्कुल वो नी ठीक नॉक है, इसके आपको लिए आप टेंशन नहीं लें। ये अब देखिए, वो जो स्केल आपके से ही हाथ चेक में नहीं करेंगे। है। ऐसे हुँ। वो ऐसा करते नहीं है, पता नहीं वो किस तरीके से वो कर लिए थे। ठीक है, वो स्केल से ही चेक होता है, जो फ्लैट फुट भी चेक होता है, तो वो उसका स्टैंडर्ड तरीके से ही चेक करते हैं वो। ठीक है, जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचें, अपना बेस्ट दें। ये सब चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये आपके सर हाथ में नहीं है। हुँ। बिल्कुल। और दूसरी बात आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जैसे सुंदरम ने पूछा कि सर मैं क्या कहते हैं क्वेश्चन से बचने के लिए इस तरीके का लेवल 7 को ऊपर और इसको नीचे कर दें। बिल्कुल नहीं करें। आपको हर पोस्ट के बारे में कल भी बताया गया है। अभी और भी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कई क्लासेस होने बाकी है। आप क्लास करते रहेंगे तो वो सारे पोस्ट के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी हो जाएगी। इवन कि हम लोग उस पोस्ट के बारे में भी आपको पढ़ा देंगे जो पोस्ट के इस बार के वैकेंसी में नहीं है, ताकि अगर जिक्र होते होते उस पोस्ट पे भी पहुंचे वो, तो आप उस पोस्ट का भी आंसर देने के लिए एलिजिबल रहें। तो ऐसा वो बचकानी हरकत प्लीज ना करें, नहीं तो लेवल 7 और लेवल 9 के जॉब में काफी का डिफरेंस है। फिर आप भुगतते रहेंगे कि रैंक था, सब चीज था, और वो पोस्ट प्रेफरेंस के कारण हम छोटा पोस्ट लेके बैठे हुए हैं। वो जीवन भर कसमकस में आप रहेंगे। फिर दोबारा कोई वैकेंसी आ रहा है उसमें भरो, क्यों ऐसा करना? ठीक है, आप सर रिपीट। फाइनेंशियल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में बिहार में मतलब उसमें क्या जॉब है? मतलब उसको अगर पूछेगा कि इसका ड्यूटीज क्या है तो उसमें कुछ इसको कुछ गाइड कर दीजिए। इसको इसको ये काफी लंबा है। ये एफएओ पे काफी लंबा क्लास लेना है। ठीक है, तो उसको उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे अगर शॉर्ट में कुछ सर अच्छा, बताना चाहते हैं तो बता दें। देखिए, एफएओ का जो काम है आपका, ये पहली बार तो पद आया है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो इसमें बहुत सारे काम हैं, जैसे कि एक तो जो भी बजट प्रिपेयर होता है, ये भी विभाग का पद है। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा, जब डिस्ट्रिक्ट में आप देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में एक होता है ट्रेजरी ऑफिसर, एटीओ, हम्म असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, सहायक कोषागार पदाधिकारी। तो आपको वहाँ पे भी हम्म डिप्यूट किया जा सकता है। महालेखाकार भवन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटर का, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर। तो वहाँ पे भी आपका ड्यूटेशन हो सकता है। तो ये आपसे बहुत हम्म सारा अकाउंटिंग का भी काम, ऑडिटिंग वाला काम में भी हो सकता है, या हम्म वित्त विभाग में भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कि
एक होता है व्यक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, उसमें जो भी लोगों की जो भी गजेटेड या नॉन गजेटेड जो भी इनकी सैलरी आती है, तो अलग अलग जगहों पे आप लोग से काम लिया सकता है। लेकिन मेन काम आप लोग का एक तो ये होगा कि जिला में जो सहायक ट्रेजरी ऑफिसर हैं, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, उनके सहायता के लिए भी आपको डिप्यूट किया सकता है, या वित्त विभाग में बजट प्रिपरेशन में या ऑडिटिंग वगैरह में भी उस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट मतलब एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो अलग अलग जगह पे आपसे, लेकिन ये कुल पूर्ण रूप से वित्त विभाग के अंदर है, और ये अभी इसका अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर नहीं किया गया है इस संवर्ग को, कैडर को। लेकिन फिलहाल मोटा मोटी यही है कि जहाँ जहाँ आपका फाइनेंस वाला काम है, वहाँ पे आपको काम लिया जाएगा, और ये अनुमंडल का या जिला का पद है। तो जरूरत के हिसाब से अनुमंडल में भी पोस्टिंग हो सकती है या जिला में भी पोस्टिंग हो सकती है। बाकी इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे क्या और क्या क्या फंक्शन है, बहुत सारा उसमें बिल है, बहुत सारा अकाउंटिंग का क्या क्या है, कौन कौन से अलग अलग उसमें शाखाएं होती है। प्रीति, सर आज वो बीपीआरओ का कुछ वो डिमांड से बीपीएससी ऑफिस में उससे क्वेश्चन वो लोग मतलब कर सकते क्या? क्या क्या पूछ रहे हैं ये? वही आंदोलन जो हो रहा बीपीआरओ का था। डिमांड, हाँ जो न्यूज हाँ। उससे भी पूछ सकते क्या? उससे नहीं पूछेंगे, मैं बताऊंगा, उस पर चर्चा वो करूंगा। डिटेल में बताया जाएगा, वो हाँ, काफी लंबा डिमांड है। ठीक है। वो चीजें वो आप जब प्रशासन में आएंगे ना, तब बहुत समझ में सारी आएगा। चीजें हैं कि कैसी पॉलिटिक्स होती है, हर एक तरह की चीजें होती है। आप यही एडमिनिस्ट्रेशन का यही पार्ट है कि आपको एक अच्छा प्रशासक का मतलब यही होता है कि आपको बैलेंस करके चलना है, क्या ही कर सकते हैं, सरकार की पॉलिसी होती है। वो उसके देखिए जो टेक्निकल इशू है ना, वो तो क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा, लेकिन वो आंदोलन क्यों हो रहा है वो अलग मैटर है। बहुत सारी टेक्निकल इशू है, नॉन टेक्निकल इशू है, अधिकार है, ऑथोरिटी है, बहुत सारी चीजें, ड्यूटीज, बहुत चीजें हैं। ओके थैंक यू। बहुत बच्चों को शिवालय के अंदर, ठीक है, तो आप उन चीजों को अगर देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। यही क्वेश्चन था प्रीति का। सर वही विवाद है ना, तो ग्रामीण विकास विभाग और इसमें है सर। तो ठीक है, उसके हाँ, बारे में बात पंचायती राज करेंगे। विभाग मूल बहुत विवाद चर्चा यही नहीं है। करना, ये बात है। हाँ ठीक है, इस पे बात हम लोग कभी चर्चा जो करेंगे फिर से। जो बीडीओ और बीपीआरओ के बीच में जो डिस्प्यूट चलता हाँ है हाँ, वही पावर चल को लेके। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन है? जल्दी जल्दी बोले, सर 12:15 हो मेरा रहा है। एक क्वेश्चन था कि अभी इंटरव्यू के पहले हमें ऑप्शन दिया जाएगा क्या मीडियम फिल करने के लिए इंटरव्यू का? आपको किस मीडियम में देना है इंटरव्यू? मतलब इंग्लिश में देना है, बट अगर ऐसा हुआ कि वो मुझसे हिंदी में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो फिर मुझे हिंदी में ही आंसर करना चाहिए, तो मैं एक बार यही चीज कंफर्म करना चाहती नहीं, तो इसमें देखिए आपको मीडियम का कहीं ये नहीं है, जिक्र नहीं होता है। आप जिस मीडियम में देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, हूँ। ओके। इसमें कोई इशू नहीं है। बट समस्या ये है कि अगर आप जब हिंदी में बोल रहे हैं मान लिए, तो बीच में आपको स्विच नहीं करना है इंग्लिश। हाँ, आप इंग्लिश में दे रहे हैं, सामने वाले भी इंग्लिश में पूछ रहे हैं, देन इट्स ओके। लेकिन अगर वो हिंदी में पूछना शुरू किए तो प्रयास करें, अगर कंफर्टेबल हैं आप, जब आप दे पाएंगे, दे सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यू शुड गो इन इंग्लिश, लेकिन मतलब प्रयास कर जो सकते हैं। ऐसे बोलने वाली भाषा है वो तो आसान होती है, लेकिन अगर उन्हें कुछ, जैसे मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो उन्होंने वैसे कुछ टर्म्स पूछे हिंदी में तो शायद मुश्किल नहीं हो तो सकती टर्म्स आप आराम से उनसे पूछ सकते हैं, सर सॉरी सर, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, कैन यू टेल द इंग्लिश वर्ड्स, द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश, जो भी आपका है वोकेबुलरी वाला टर्म है, कैन यू नेम द इंग्लिश टर्म ऑफ दिस टर्म, जो भी है आपका पूछ सकते हैं, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। आप सॉरी बोल सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको टर्मिनोलॉजी आपको नहीं आता है उसका हिंदी, इट्स नो इशू, आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलने की आदत है वो संविधान नहीं बोल पाएगा, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलना है। अब तो कोई सर ऐसा हो सकता डीपीएस, है क्या कि वो इंटरव्यू स्टार्ट हिंदी में ही कर दे, मतलब वो पूछे ना मुझसे कि आपको कौन से मीडियम में इंटरव्यू देना हाँ है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके ओके। तो उसके लिए कोई इशू नहीं, आप बता सकते हैं कि सर कैन आई स्पीक इन, आप अनुमति ले लेंगे, कैन आई ओके स्पीक इन इंग्लिश, सर आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो आई थिंक कि लगभग सारे प्रश्नों का जवाब हम लोगों ने दे दिया।
बहुत सारे छात्रों टाइम भी बहुत हो गया है, हम टाइम भी लोग बहुत हो गया। लगभग 1.5 घंटे से। ठीक है, फिर हम लोग जुड़ेंगे और आप लोग यही पढ़ाई करते रहिए, अलग अलग जो मैंने सेक्शन का जिक्र किया है उस पर काम करते रहिए, डैफ पे, ऑप्शनल पे, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे, बिहार पे, करंट अफेयर्स पे, इन जो सभी पे काम करिए। और यहीं कहीं भी दिक्कत हो आप हॉबी पे हमसे पूछिए, रुपेश सर हैं, आदित्य सर हैं, और भी लोग हैं, लेकिन उसको आप अच्छा नोट्स बनाइए और जो भी पढ़ें पॉइंट वाइज विथ एग्जाम्पल्स, ताकि वहाँ पे आपको फैब्रिकेट करना आसान हो, क्योंकि फैब्रिकेशन इज मोर टफर टू स्पीक। जब आप फैब्रिकेट कर लेंगे तो आसान है आपको बोलना, लेकिन वहाँ पे एट द इंस्टेंट आंसर बनाना तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता हेलो है। सर। सर बताइए हॉबी बताइए पूजा। हॉबी के रूप में सर डायरी राइटिंग कैसा रहेगा सर? ठीक है, मतलब इस पे हम लोग बात करेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप उसको तैयार करिए अच्छे से, है ना। जी सर। हम्म, सर डायरी राइटिंग क्या के अलावा और भी हॉबी दे सकते हैं, एक दो हॉबी और उसमें ऐड कर और सकते क्या हैं, बताइए, और क्या हॉबी है? जैसे सर सॉन्ग सुनना, इस हाँ टाइप हम से। दे सकते हैं, सॉन्ग सुनना नहीं, सॉन्ग गाना भी रखिए। सॉन्ग सुनना क्या होता है? तो सिंगर सॉन्ग कल लिसन क्या। कल भी हाँ, मैंने बताया था, हाँ, पैसिव हॉबी को रखने से बचें। सॉन्ग सुनना पैसिव हॉबी है, गाना गाना एक्टिव हॉबी है, क्रिकेट देखना पैसिव हॉबी है, क्रिकेट खेलना एक्टिव हॉबी है। एक्टिव हॉबी को चुने, पैसिव हॉबी को चुनने से बचें। ठीक है, ओके सर। ओके। क्या कहते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट पे बात करेंगे अभी। आपका करंट अफेयर वाले भी बहुत सारी चीजों पे बात करना है। आदित्य सर भी हैं, बात करेंगे, सर हैं, हम लोग हैं। ठीक है, और ये वीडियो ओके। रिकॉर्डिंग होकर के मिल जाएगा। ओके, ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू थैंक सर। यू सर। ओके। और जिन जिन लोगों का एडमिशन हो गया है उनको धीरे धीरे रोल नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, और जिनका नहीं हुआ है वो, अगर आप चाहते हैं डिस्काउंट के साथ एडमिशन कराना तो करवा लें, अदरवाइज वो डिस्काउंट फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही बच्चों को दिया जाएगा। और आदित्य सर अभी आपके साथ हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर को लेकर के कल आएंगे आपके सामने। आदित्य सर कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, बढ़िया क्लास था आज तो काफी लेट हो गया है, तो करंट अफेयर्स का कल देखते हैं हम लोग। बता दे कुछ बच्चों को किस तरीके का ये करंट अफेयर तैयार करें। जी सर, जैसा कि इंटरव्यू तक ये लोग पहुंचे हैं तो इन करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट तैयार ही होगा। कुछ चीजें हैं जैसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो है न्यूज़पेपर होता है इंटरव्यू के लिए, है ना। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कार्तिकेयन सर बता रहे थे कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी आपका ओपिनियन हो सकता है उस पर पूछा जाए, या कुछ वन लाइनर भी पूछा जा सकता है जो करंट में मुद्दे रहे हैं। तो इसके लिए न्यूज़पेपर जो है वो प्राइम सोर्स है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें, नहीं तो कोचिंग के द्वारा जो है एक न्यूज़पेपर का संकलन जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उस पर हम लोग दिन प्रतिदिन चर्चा भी करेंगे। ठीक है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में कुछ न्यूज़ है, जैसे आज सर बता रहे थे बिहार वन पोर्टल के बारे में। ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद अभी देखिए, जो खेल दिवस था उस दिन जो है राजगीर में खेल परिसर का उद्घाटन हुआ है, और वहाँ एक हॉकी स्टेडियम भी बनाया गया है, तो उसके बारे में भी ये काफ़ी चर्चा का विषय है। ठीक है, उसके बाद मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ये योजना भी बिहार सरकार की है, तो इन सबको जोड़ के पूछा जा सकता है आप लोगों से सवाल, इसको तैयार करके रखिए। उसके बाद इस साल जो है भारत रत्न दिया गया है, तो उसमें जो है कर्पूरी ठाकुर काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं, तो उनके बारे में उनका जीवन परिचय है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर में अगर आप उस महीने का, जिस महीने में ये जो भारत रत्न अनाउंस किया गया था, तो काफी लेख छप रहा था, तो वो प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। उसके बाद पद्म भूषण, पद्मश्री, इन सब के बारे में भी न्यूज़ में रहा है, तो ये इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बिहार के संबंध में बहुत सारी जो नीतियां आई हैं हाल फिलहाल में, जैसे पर्यटन नीति है, या फिर उद्यमी नीति है, इन सबको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर का जो होगा आपको कटिंग वो दिखाया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा, और हम लोग धीरे धीरे उस पर चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट डे, आज तो काफ़ी लेट हो गया है।
है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। सर हम ये लोग कोची हाँ कोसी मेची वाला जो रिवर हाँ लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इस पे भी कुछ वैसे करंट का तैयार करना होगा क्या? जैसे मतलब उसमें विरोध कर रहे हैं तो ये सब हाँ, ये देखिए डेवलपमेंटल कोसी विरोध प्रोजेक्ट है, इसको आप मेची। तैयार कर लेंगे। जो हम्म, नदी जोड़ो परियोजना है उसमें बिहार में कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है और वो लगभग कंप्लीट होने को भी है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना। और एक बात याद रखिए कि कोसी मेची जो लिंक परियोजना है वो मुख्य रूप से जो सूखा ग्रसित क्षेत्र है, यानी जल को भूमि तक, जमीन तक पहुंचाने की योजना है। ठीक है, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए इस योजना को नहीं लाया गया है, तो ये चीज को याद रखिए आप लोग। ये बताइए जो मेची नदी है वो किस नदी की सहायक है? कोसी सर। कोसी मेची जो परियोजना है, तो ये मेची जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? सर नेपाल की कोई एक नदी है, महानंदा। वहां से वो। देखिए अभी चर्चा में महानंदा। बना है। हाँ, वो महानंदा की सहायक नदी है, इसको ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अच्छा अभी अच्छा। चर्चा में बना हुआ। देखिए आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बस सिंपल ये पूछ सकता है कि मेची जो है किसकी सहायक है, आप बताएंगे महानंदा की है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये अभी क्यों चर्चा में है, ठीक है, क्या विवाद है इसके पीछे, तो आप विवाद बताएंगे कि जो नदी परियोजना है, लिंकिंग परियोजना, इसमें बहुत सारे किसानों की भूमि भी गई है। ठीक है, उसके कारण जो है वहाँ के क्षेत्रीय किसान इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक, आपको हमेशा इसको एक पॉजिटिव वे में दिखाना है। सरकार की नीति है ना ये, नदी जोड़ो परियोजना जो है सरकार की नीति है, तो आप इसको पॉजिटिव वे में लिंक करेंगे कि सरकार का जो ये काम है, जो स्टेप लिया जा रहा है, उसका काफी पॉजिटिव आगे आने वाले निकट भविष्य में बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, और वर्तमान में जो कुछ विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो उसको आप जो है उसको बताएंगे कि जो वहाँ क्षेत्रीय किसान हैं उनके द्वारा कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको न्यूट्रलाइज करेंगे आप लोग। ठीक है, सर मतलब आपने बोला कि ये ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए है, मतलब ये। बिल्कुल जी। ठीक है सर। देखिए अभी इस मंथ के बारे में आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी जैसे कि बाढ़ का समस्या आप जानते होंगे कि बिहार में बाढ़ जो है बहुत बड़ी समस्या है ना? तो इससे रिलेटेड हर दिन दूसरे दिन जो है न्यूज में लेख छपता है। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। तो ये समझिए कि इस बार इसकी समस्या क्या है। पहली समस्या तो ये है कि बिहार में मानसून जो है इस बार काफी कम बारिश हुई है, 40 से 60% तक कम बारिश हुई है मानसून से। ठीक है, दूसरी समस्या इससे ये आ गई है कि भूजल का स्तर जो है वो काफी नीचे चला गया है। ठीक है, उसके बाद इससे आप ये चीज लिंक कर सकते हैं कि बिहार सरकार जो है एक योजना चला रही है जिसके तहत कुआं और तालाब का निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी नदियां चर्चा में बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ नदियों का नाम पूछता हूँ, आप बताइए कि ये किस जिले में है, या आप भी लोग पहले सुने भी हैं इस नदी का नाम। बताइए, लोकाइन नदी का नाम सुने हैं क्या आप लोग? कोई नहीं सुने हैं? लोकाइन नदी नहीं सुने हैं? जीवक्ष नदी का नाम सुने हैं? लखनदेई, पंचाने नदी, तो ये सब नदियां जो है सर अभी बहुत चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल क्या है कि इस बार जो लखनदेई एक तो सर सीतामढ़ी में सर। जी, पंचाने ना? नहीं सर, लखनदेई शायद सीतामढ़ी में ना, लखनदेई नदी सर। हाँ, उसको नहीं, पुनर्जीवित करने लखनदेई के लिए जो योजना भी चलाई जा रही थी लखनदेई नदी को। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो असल में हुआ क्या है इस वर्ष कि मानसून जो है वो बहुत, किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश हो गई है और किसी क्षेत्र में कम बारिश हुई है। तो एक ही जिले की दो नदियां, एक में बाढ़ का स्थिति बना हुआ है और दूसरी नदी में जल बहुत कम है। ठीक है, तो ये खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इस तरीके से जो है आप न्यूज़पेपर में अभी आए दिन जो है आर्टिकल छपता ही रहता है। तो आप लोग अगर जब करेंगे तो अभी जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इश्यूज है ना, ये बहुत मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखते रहें। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना अभी? सर कौन सा लोकल वाला फॉलो करें, पटना वाला? हाँ हाँ बिल्कुल, पटना वाला फॉलो कीजिए। ठीक है, और 1-2 मिनट टाइम है तो मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ। आप लोगों के लिए कुछ चीजें तैयार भी की जा रही हैं। रुपेश सर अभी टाइम जी है जी क्या? दो चार जी जी, दिखा दे। जी देखिए, पेपर के बारे में तब तक मैं बताता हूँ। दो, एक होता है कि नेशनल संस्करण, ठीक है, और एक होता है नगर संस्करण। तो आप प्रयास करें कि पटना नगर संस्करण का एटलीस्ट पेपर जरूर पढ़ लें, जो बिहार से बाहर रह रहे हैं या जिन पे अवेलेबल नहीं है।
नेशनल न्यूज को हम लोग जो है कि डेली आपको ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। डेली पेपर आपको मिलता होगा ग्रुप में, ठीक है। और क्या करें कि अगर आपको संभव हो, नगर संस्करण पेपर कैसे पढ़ना है वो बता देते हैं कि पटना नगर संस्करण अगर पढ़ना है तो आप या तो दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण उसके वेबसाइट पे चले जाएं, या तो वो फ्री में या पेड में जैसे भी होगा वो 100-150 रुपया लेंगे, उसको सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, या फ्री में होगा तो फ्री में भी उसके वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें वहां पे नगर संस्करण का क्या कहते हैं रहता है कॉलम, उसको टच कर लेंगे, भागलपुर नगर संस्करण, दरभंगा नगर संस्करण, पटना नगर संस्करण। तो अगर ज्यादा समय नहीं है तो एटलीस्ट पटना नगर संस्करण के पेपर को जरूर पढ़ें, और अगर ज्यादा समय है, समय आप दे सकते हैं तो अपना संबंधित जिला के नगर संस्करण के पेपर को भी जरूर पढ़ लें, ठीक है। नेशनल वाला तो पढ़े ही पढ़ें, पेपर पढ़ना इंटरव्यू के टाइम में काफी जरूरी चीज होता है। और बाद बाकी सर कुछ चीजें दिखा रहे हैं आप लोगों को।